गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुष द फिल्मी बुकवर्म। और आज मैं एक बहुत ही अलग टाइप का वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जवान रिलीज़ हो रही है, आप सबको पता है, SRK की बिग रिलीज़ जिसने एडवांस बुकिंग में तहलका मचा दिया है। हर जगह पर इस फिल्म की चर्चा है और हम सभी दर्शक, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम सभी उतावले हैं देखने के लिए कि शाहरुख खान इस बार क्या कमाल दिखाते हैं ऑन स्क्रीन। क्योंकि पठान इतनी मैसिव हिट रही थी, तो जवान से सभी लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा कि जवान के आते आते क्यों ना इस टॉपिक पर बात छेड़ी जाए कि कैसे बनता है कोई सुपरस्टार। क्योंकि हिंदी फिल्मों के इतिहास में हमने देखा है एक से बढ़कर एक बड़े स्टार बने हैं, नंबर 1 स्टार बने हैं, दर्शकों के चहेते बने हैं। लेकिन ये बने कैसे? क्योंकि इनमें ज़्यादातर लोगों को पहली ही फिल्म से सक्सेस नहीं मिली थी। इन्हें कम से कम 3-4 फिल्मों तक इंतज़ार करना पड़ा था, फिर जाकर ये बड़े स्टार कहलाए, फिर जाके वो इतने पॉपुलर बने। तो क्या इक्वेशन था इसके पीछे, क्या लॉजिक था इसके पीछे? आइए आप और मैं थोड़ा खंगालते हैं इसको, थोड़ा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। डिकोडिंग द सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड। तो बॉलीवुड के सबसे पहले बड़े स्टार, जिन्हें हम मेजर बॉक्स ऑफिस ड्रॉ कह सकते हैं, जिनकी एक के बाद एक फिल्में बड़ी बड़ी हिट्स हुई थी, वो थे हमारे सभी के चहेते दादा मोनी अशोक कुमार, जिनकी फिल्म किस्मत तो 2 साल तक कलकत्ते के एक हॉल में चली थी। आज के ज़माने में तो ये बिल्कुल असंभव सी बात लगती है। तो अशोक कुमार किस तरह सुपरस्टार बने थे? तो इसके पीछे मैंने कई सारे जर्नल्स, कई सारे मैगजीन्स, नेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स का मैंने सहारा लिया, खुद अपना भी कुछ लॉजिक मैंने इस पर यूज़ किया। और मुझे देखिए, अशोक कुमार के बड़े स्टार बनने के कारण के साथ साथ मैं ये बता दूं कि एक चीज़ इन सभी में कॉमन थी। देखिए, हमेशा से ही देश के जो नौजवान है, जो यंग पॉपुलेशन है, वही फिल्मों की मेजॉरिटी ऑडियंस बनती है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ 18 से 35, 18 से 35 या 40, मैक्सिमम 40 तक के रेंज की जो ऑडियंस है, वही फिल्में ज़्यादा देखती है और वही दूसरों को फिल्में देखने के लिए इन्फ्लुएंस भी करती रही है। तो इस ग्रुप ऑफ जनता का बहुत बड़ा हाथ रहा है एक सुपरस्टार के बनने में। तो उसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त क्या थी। उस वक्त देश में आज़ादी हम लोगों को नहीं मिली थी तब तक, पर देश में धीरे धीरे आज़ादी की हवा बह रही थी। देश में कई वेल एजुकेटेड, लिटरेट युवाओं का बहुत डिमांड था, जो कि सोफिस्टिकेटेड वे में कपड़े पहनते हैं, जो जिनके बात करने में, जिनके लहजे में एक सोफिस्टिकेशन है, और जो दिखने में बहुत शरीफ, बहुत डिसेंट लगते हैं। तो ये सभी क्वालिटीज़ जो है अशोक कुमार में मौजूद थी। और उनके साथ साथ उनकी जो एक्टिंग थी, उनके एक्टिंग करने का जो तरीका था, वो बहुत ही नॉर्मल था, नॉन थिएट्रिकल था। तो इस तरह की एक्टिंग इससे पहले दर्शकों ने देखी नहीं थी पर्दे पर। इससे पहले जो है जो ज़्यादातर बड़े पर्दे के एक्टर्स होते थे, वो उनके ऊपर एक थिएटर की एक्टिंग हावी थी। क्योंकि थिएटर जो है बहुत सालों से चली आ रही थी और फिल्में तो नई आई थी, बस 20-30 साल ही हुए थे उनको जब अशोक कुमार बड़े स्टार बने। तो दर्शकों को कुछ अलग देखने को मिला उनमें। और अशोक कुमार जी ने और एक रिस्क उठाया था जो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ। वो ये था कि वो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स को करने में हिचकिचाते नहीं थे। जैसे किस्मत जो फिल्म है, उसमें भी उनका थोड़ा ग्रे शेडेड एक कैरेक्टर था। या उसके बाद भी उन्होंने 1-2 फिल्में ऐसी की जिसमें वो पूरी तरह से एकदम दूध के धुले हुए कैरेक्टर नहीं थे, तो एकदम पूरे वाइट कैरेक्टर नहीं थे। तो ये एक कारण भी था कि लोग उन्हें इतना पसंद करने लगे थे। और उनमें, जैसा मैंने कहा, कि पढ़े लिखे युवक, वो एक BSc ग्रेजुएट थे, तो उनमें एक पढ़े लिखे युवा होने की छाप वो छोड़ते थे स्क्रीन पे हमेशा। और उनकी इस डिसेंट डेबोनियर पर्सनैलिटी के कारण ही अशोक कुमार इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बने और उन्होंने एक के बाद एक बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी। अशोक कुमार के बाद हालांकि उस वक्त सुपरस्टार टर्म तो कॉइन नहीं हुआ था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अशोक कुमार के बाद जो बड़े सुपरस्टार थे,
वो दिलीप कुमार थे। अब दिलीप कुमार कैसे इतने बड़े स्टार बने? देखिए, मैं यहाँ पे एक्टिंग स्किल्स को नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि एक्टिंग स्किल्स तो उनमें गजब की थी, सभी में बड़े, ये सभी लोग बड़े एक्टर थे। मैं का वो इक्वेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने इन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया। तो दिलीप कुमार जिस वक्त आए थे उस वक्त जो है हमारी सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी दोस्तों, और हम लोग जो है किसी भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, और उसके पीछे जात पात छूआछूत बहुत सारी चीज़ों का भी कंट्रीब्यूशन था। तो हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों को हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ता था, और ये ब्रोकन हार्टेड, ये ट्रैजिक हीरो, इसकी छवि जो है दिलीप कुमार बखूबी छोड़ते थे अपनी अदाकारी से, अपने प्रेजेंस से। तो कोई जो ज़्यादातर प्यार में चोट खाए हुए यंगस्टर्स होते थे, वो दिलीप कुमार के साथ बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते थे, ये तो हमारे जैसा ही है, ये तो हमारे जैसा ही प्यार में चोट खाया हुआ इंसान है। और उस ज़माने में रोमांस को खुल के नहीं बल्कि बहुत ही सटल वे में दिखाया जाता था, वो भी दिलीप कुमार बखूबी करते थे। तो उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत रिलेटेबल थी, और वो भी काफ़ी नॉन थिएट्रिकल ढंग से एक्टिंग करते थे। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ट्रू टू लाइफ था, और दिखने में तो खूबसूरत थे ही। और गाने के जो सिचुएशंस में बहुत ही कंफर्टेबल नज़र आते थे, जिसके लिए उन पे पिक्चर्स के गाने भी बहुत बड़ी बड़ी हिट साबित हुए हैं। तो दिलीप कुमार ने इस तरह से अपनी एक दिलीप कुमार ऐसे ही बने इतने बड़े सुपरस्टार। उनके पीछे उनकी रिलेटेबिलिटी थी, उनका ट्रैजिक हीरो अवतार था, और उनकी गज़ब की अदाकारी तो थी ही, और साथ ही साथ उनके डिबोनियर गुड लुक्स थे, जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया। इसके बाद अगर हम किसी बड़े स्टार की बात करें जिन्होंने काफ़ी लोगों का, खास करके महिलाओं का दिल जीता था, वो थे देव आनंद। जी हाँ, देव आनंद एक बहुत बड़े स्टार थे उस अपने ज़माने के, और उनका जो स्टारडम था वो ज़्यादातर अर्बन इंडिया में बहुत बड़ा था। तो इसका भी अगर रीज़न हम ढूंढ के निकालें तो देवानंद की अगर हम अदाकारी देखें, उनके जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स जो उन्होंने पोर्ट्रे किए थे उस वक्त, उनको देखें तो वो बहुत ज़्यादा हॉलीवुड या अमेरिकन मूवी से इंस्पायर्ड थे। उनके जो लुक्स थे, उनका जो बोलने का तरीका था, उनका जो ड्रेसअप करने का तरीका था, वो सारे उस ज़माने के बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स से बहुत मेल खाते थे। सिर्फ ग्रेगरी पेक ही नहीं, जेम्स डीन या और भी कई हीरोज़ की स्टाइल उनमें दिखती थी। तो तब जो है अर्बन इंडिया में कई लोग हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखते थे, और उनके ऊपर हॉलीवुड फिल्मों का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा था। तो वो आइडेंटिफाई कर पाते कि एक ऐसा इंडियन हीरो है जिसमें हॉलीवुड के हीरो की काफ़ी खूबी हमें दिखती है, उनकी एक छवि हमें दिखती है। और देवानंद जिस तरह के रोल्स भी करते थे, वो भी बहुत ही ज़्यादातर रोल्स बहुत ही मुंबई या बड़े शहर, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलोर, उन शहरों के आम अर्बन इंसानों से बहुत जुड़े हुए होते थे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट तब एक इशू बन गई थी, तो काला बाज़ार में अगर आप देवानंद का कैरेक्टर देखें, एक अर्बन एजुकेटेड यूथ जो कि ब्लैक मार्केटिंग करने लगता है, टिकट ब्लैक में बेचने लगता है, काला बाज़ार का एक हिस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो इस तरह का मिसगाइडेड यूथ, इस तरह की जो इमेज है अर्बन बॉय का जो इमेज है, वो देवानंद के लिए बहुत कारगर साबित हुआ, और वो इसी वजह से बहुत सफल रहे एक बड़े स्टार बनने में, लोगों के चहेते बनने में। कहा यह जाता है कि देवानंद जब भी ब्लैक ड्रेस पहनकर ऑन स्क्रीन आते थे, तो बहुत सारी महिलाएं उन्हें देखकर बिल्कुल पागल हो जाती थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। इतना ज़्यादा उनका बोलबाला था उस ज़माने में, ब्लैक एंड वाइट ज़माने में खासकर। और उन्होंने कुछ ऐसे रोल्स भी किए हैं जो कि हमें हमेशा याद रहेंगे। देवानंद के बाद 60s में, अर्ली 60s में खासकर
मैन वुमन रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप और थोड़ा लिबरल हो गया। लोगों को ऐसे लोग मर्द ज़्यादा पसंद आते थे जो अपने प्यार का खुल के इजहार करें, एक याहू के साथ अपने प्यार का इजहार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने ज़माने के बड़े स्टार, बिग स्टार शम्मी कपूर जी की। शम्मी कपूर जी 50s में ही अपना डेब्यू कर चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके इनिशियल डेज़ में उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। तब उन्हें किसी ने सजेस्ट किया कि आप जो है अपनी इमेज को थोड़ा बदले। आप देवानंद की फिल्में तो देखते ही होंगे, आप थोड़ा बहुत देवानंद का कैरिश्मा अपने अंदर ले आइए और थोड़ा उसमें अपना जो है एटीट्यूड डालिए, कुछ थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ लाएं और अपने जो आप प्यार करते हैं या आप रोमांस का इजहार कर रहे हैं उसको बेबाक बिल्कुल खुलकर स्क्रीन के सामने सबके सामने प्रेजेंट करें। तो ऐसी जो एडवाइसेस देते थे उनमें से एक थे नासिर हुसैन साहब, जिन्होंने शम्मी कपूर को एक बिल्कुल अलग नई छवि दी, जिसकी वजह से वो बाद में जाकर बहुत बड़े स्टार बने। फिल्म का नाम था तुमसा नहीं देखा और उसके डायरेक्टर, जैसा मैंने कहा, नासिर हुसैन थे। उसके बाद शम्मी कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कम से कम 10 या 11 साल तो वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही गए और चढ़ते ही गए। तो इनके स्टार बनने के पीछे जो कहानी है, ये जो रीज़न्स ज़्यादातर है उनकी मैडनेस, उनके अंदर जो एक कॉमिक टाइमिंग थी, उनका जो चार्म था और खासकर गानों में उनका कंफर्ट, गाने के जो सीन्स होते थे, गानों को लिप देने में उनका जो कंफर्ट था वो गज़ब का था। और उसके साथ साथ उनकी लुक्स भी शानदार थी, लंबे चौड़े थे, गोरे चिट्टे थे, एक पठान टाइप का उनका लुक था। और उसके साथ साथ उन्होंने एल्विस प्रेस्ली के कुछ मैनरिज्म्स को भी फॉलो किया विद ग्रेट सक्सेस। उनके डक टेल हेयर स्टाइल ने भी बहुत यूथ को इन्फ्लुएंस किया उनको कॉपी करने में। हाँ, ये भी एक सुपरस्टार का ऑरा होता है, ये भी एक सुपरस्टार की कंडीशन होती है कि उन लोग उनके हेयर स्टाइल, उनके कपड़ों के स्टाइल, उनके बात करने के स्टाइल को फॉलो करें। और इस ज़माने में तो शम्मी कपूर के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। और शम्मी कपूर ने जब भी फिल्में की, कुछ क्रिटिक्स भले ही वो कहते हो कि वो बहुत यूनिडायमेंशनल एक्टर हैं, लेकिन दर्शकों को कब क्रिटिक्स की बातों से फ़र्क पड़ा है, उन्हें एक बड़ा स्टार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और यही सब वजह है कि शम्मी कपूर एक इतने बड़े स्टार साबित हुए। जब शम्मी कपूर का स्टारडम अपने पिनाकल पर था तो एक शख्स थे जिन्होंने फिल्म फेयर का कंटेस्ट जीतकर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स, जो 7 बड़े प्रोड्यूसर्स थे, उनके साथ फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया। पहली फिल्म हिमालय फिल्म की आखिरी खत ज़्यादा तो नहीं चली, लेकिन इस प्यारे से भोले से चेहरे को सभी लोगों ने नोटिस किया। उसके बाद आई बहारों के सपने, राज, औरत में वो सपोर्टिंग रोल में थे, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही थी। जब शक्ति फिल्म्स ने एक क्विकी बनाने की सोची इस न्यू कमर के साथ और शर्मिला टैगोर के साथ, तब किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि वो भारत का पहला सुपरस्टार कहलाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजेश खन्ना की, जिन्हें हम लोग प्यार से काका भी बुलाते हैं। तो राजेश खन्ना की सुपरस्टार बनने के पीछे क्या वजह हो सकती है, लोगों को वो क्यों इतने पसंद आते थे? देखिए, उनकी जो इमेज शक्ति सामंता ने क्रिएट की थी वो एक रोमांटिक हीरो की थी। राजेश खन्ना के फीचर्स जो हैं बहुत सॉफ्ट फीचर्स थे, बहुत स्ट्राइकिंग शार्प फीचर्स नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गज़ब की चमक थी, एक गज़ब की ट्विंकल थी उनकी आंखों में, और एक इनोसेंस थी उनकी बातों में, उनके अदाकारी में, जिसने बहुत से लोगों को बिल्कुल पागल कर दिया। और उनके साथ जो किशोर कुमार की जुगलबंदी थी उसको भी लोगों ने खूब पसंद किया। किशोर कुमार के सिंगिंग करियर की सेकेंड इनिंग्स तो शुरू हुई ही, और उसके साथ साथ शुरू हुई राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम की फर्स्ट इनिंग्स। राजेश खन्ना का क्रेज़ जो मैंने सुना है वो अनबिलीवेबल था दोस्तों। एक स्ट्रिंग में 15 के 15 हिट्स देना, जो आज भी एक रिकॉर्ड है, वो राजेश खन्ना ने ही बनाया था। और हर फिल्म में लोग उनको बेहद पसंद किया करते थे।
बाद में उनके मैनरिज्म भले ही रिपीटेटिव हो गए हो, लेकिन उनके जो कुछ मैनरिज्म्स थे जो वो भी जानते थे कि दर्शकों को पसंद आते हैं, उनको वो कई फिल्मों में रिपीट करते गए और हर रिपीटेड फॉर्म में भी उन मैनरिज्म्स को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। लेकिन राजेश खन्ना वॉज नॉट ओनली अबाउट मैनरिज्म्स डियर फ्रेंड्स। राजेश खन्ना में सचमुच एक अच्छे परफॉर्मर की सभी क्वालिटीज़ थी। द साइलेंट सफरर ऑफ सफ़र, द टर्मिनली इल पेशेंट ऑफ आनंद, उसके अलावा दुश्मन का वो गिल्टी ट्रक ड्राइवर, अपना देश का वो ऑनेस्ट IAS ऑफिसर। हर जगह पर उन्होंने अपनी अदाकारी से बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी। उन्होंने एक ऑफ बीट आविष्कार फिल्म में भी काम किया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। तो उसके साथ साथ उनकी मसाला फिल्में, उनकी रोमांटिक फिल्में तो चलती ही थी। राजेश खन्ना के साथ भी लोग बहुत रिलेट कर पाते थे। लेट 60s और अर्ली 70s का जो यूथ है, उनकी पसंद, उनके ड्रेसिंग सेंस और उनके हेयर स्टाइल्स, इन सभी चीज़ों को राजेश खन्ना ने भी अपने लुक्स में, अपने मैनरिज्म्स में अडॉप्ट किया और उनका फ़ायदा उन्हें बहुत ज़्यादा मिला। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि एक यंग पॉपुलेशन हमेशा ही फिल्मों को ज़्यादा देखती आई है और उस यंग पॉपुलेशन ने राजेश खन्ना को तहे दिल से एक्सेप्ट किया। जब एक शख्स राजेश खन्ना के साथ फिल्म कर रहा था, वो जा के अपने सारे दोस्तों से बोलता था, जानते हो मुझे राजेश खन्ना के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला है। उनके लंबे दुबले पतले लड़के ने ये नहीं सोचा था कि किसी दिन वो राजेश खन्ना से उनके सुपरस्टार तक छीन के ले जाएगा और बहुत सारे सालों तक वो एक सुपरस्टार ही नहीं, मेगा स्टार भी कहलाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर दैन बिग बी, अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन का जो राइज है एज एन एंग्री यंग मैन, जो छवि उन्हें सलीम जावेद और प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई से लेकर रवि टंडन, इन लोगों, शमीर सिप्पी, इन लोगों ने दी ये छवि, इसके पीछे भी एक सोशियो इकोनॉमिक रीज़न है। उस वक्त जो है हमारा देश बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। देश में इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई थी और देश में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंस हो गया था। लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था युवाओं के बीच और उनके अंदर एक वेंट अप फ्रस्ट्रेशन, वेंट अप एंगर पड़ रहा था। तो शायद ये यंग ऑडियंस चाहती थी कि ऐसे आदमी को स्क्रीन पर जो अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन बेबाक विलन्स पे लोगों के सामने निकाल सके, उनका एक्शन कन्विंसिंग लगे, भले ही वो दुबला पतला क्यों ना हो, और एक ऐसा चेहरा जिसके साथ कोई भी अपने आप को रिलेट कर पाएगा। उसका एक ऐसे हाइट का बंदा जो स्क्रीन पर इम्पोजिंग लगे, डोमिनेटिंग लगे। ये सभी गुण जो है अमिताभ बच्चन के अभिनय में था, उनकी पर्सनैलिटी में था। बस फिर क्या था, जब दर्शकों की पसंद और उनका अभिनय एक साथ कॉम्बिनेशन में आ गया तो एक बहुत बड़े सुपरस्टार, मेगास्टार अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। और ये सुपरस्टार, मेगास्टार वाली छवि वो अर्ली 90s तक अपने साथ लेके घूमते रहे। एक के बाद एक बड़ी हिट फिल्में और एक के बाद एक हिट फिल्म में उनका कमाल का अभिनय, उनकी पर्सनैलिटी और जिस तरह उन्होंने अपने पर्सनैलिटी को निखारा, डेवलप किया, वो भी सीखने लायक बात है। सिंसियरिटी शायद सुपरस्टार बनने की एक बहुत बड़ी हॉलमार्क है और वो सिंसियरिटी अमिताभ बच्चन में कूट के भरी हुई थी। अब भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी डिसिप्लिन की दाग देते हैं और शायद इसलिए अब भी वो एक बड़े सेक्शन ऑफ ऑडियंस की आंख के तारे बने हुए हैं। जब अमिताभ बच्चन ने 80s में पॉलिटिक्स की तरफ रुख किया तो दो बड़े स्टार्स कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हुए हमारे 1980s में। 1980s एक बहुत ही मज़ेदार डेकेड था दोस्तों। 1980s में वीडियो पायरेसी आ गई थी, 1980s में टेलीविज़न आ गया था, तो लोगों का ध्यान बड़े पर्दे पर से छोटे पर्दे की तरफ जा रहा था। ऐसे में बहुत लाजमी था कि कुछ और बड़े एक्टर आए जो उनका ध्यान अपनी ओर खींच सके। इसमें 3 नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें 2 नाम तो 60s में ही अपना डेब्यू कर चुके थे और 70s में भी बहुत सारे हिट्स के साथ उन्होंने अपनी जगह बनाई थी।
लेकिन उन्होंने 80s में गज़ब का कमबैक किया। एक ने एक साल में 7-8 बड़ी फिल्में दी, दूसरे ने 70s के ठीक ठाक करियर को एक सुपर डुपर करियर में तब्दील कर दिया अर्ली 80s में। उनकी यूनिक अदाकारी, डांस स्टेप्स और ज़माने के हिसाब से सही फिल्म चुनने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, मैं धर्मेंद्र और जितेंद्र की बात कर रहा हूँ और तीसरे शख्स की बात कर रहा हूँ जो है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती की शुरुआत हालांकि 1979 में हुई, लेकिन उन्हें जो फेम है, जो पॉपुलैरिटी है उन्हें 80s में मिली। क्या रीज़न है इन तीनों की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी का 1980s में? तो पहले अगर हम धर्म जी का लिए तो धर्म जी के बारे में क्या कहूँ मैं, मतलब वो तो अपने बेटे के लिए ही कंपटीशन साबित हो रहे थे। उनके बेटे सनी देओल ने 80s में डेब्यू किया था अपना, और हालांकि बहुत ही प्रॉमिसिंग डेब्यू था, लेकिन उन्हें अपने पिताजी के सक्सेस से ही कंपटीशन हो रही थी। और धर्मेंद्र ने हालांकि 80s में शुरुआत में थोड़ी ऑर्डिनरी शुरुआत की, छोटे मोटे हिट्स उनको मिलते रहे, लेकिन उन्होंने 1987 में तो कमाल ही कर दी। उन्होंने 6-7 फिल्में की और एक के बाद एक सक्सेस। धर्मेंद्र को लोग इतना पसंद क्यों करते थे, क्यों उन्हें इतना बड़ा स्टार लोगों ने बनाया? ऑब्वियसली उनके डैशिंग गुड लुक्स, उनकी वर्सटाइल अदाकारी तो थी ही, साथ ही में उनके अंदर एक डाउन टू अर्थ पर्सोना था, और उस डाउन टू अर्थ पर्सोना को वो ऑन स्क्रीन ही बहुत अच्छी तरह से लेकर आते थे। जो पंजाब की मिट्टी की महक है उनकी एक्टिंग में झलकती थी, और कॉमेडी और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी दर्शकों को बहुत पसंद आता था। जितेंद्र की अगर हम बात करें तो जितेंद्र भी कम नहीं थे। उनकी डांसिंग स्किल्स तो थी ही, जो 60s से ही बहुत पॉपुलर थी। उसके साथ उन्होंने अपने लुक्स को, अपने फिजिक को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया। कहा जाता है कि वो जो वाइट ट्राउज़र्स पहनते थे, आइकॉनिक वाइट ट्राउज़र्स, उसके पहनने के पीछे भी यही वजह है कि वाइट ट्राउज़र्स में आदमी ज़्यादातर थोड़ा बीफ्ड अप लगता है, थोड़ा मोटा लगता है यूजुअल फिजिक से। तो उनके लिए वो चैलेंज था कि वो अपना फिजिक इतना अच्छे से मेंटेन करके रखें कि वाइट ट्राउज़र्स में भी वो पतले और फिट ही दिखाई दे। तो जितेंद्र का जो लैक ऑफ टैलेंट था दोस्तों, वो उन्होंने मेकअप कर दिया था अपने हार्ड वर्क और अपने स्ट्रैटेजीज से। वही फिल्में चुनते थे या वही फिल्में साइन करते थे उस वक्त जो कि साउथ इंडियन फिल्मों की, सक्सेसफुल साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक होती थी। एक फिल्म अगर एक भाषा में हिट हो गई तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो फिल्म दूसरी भाषा में भी हिट साबित हो, और वो हिट साबित हुई और जितेंद्र के साथ श्रीदेवी की जोड़ी बनी, और ऐसी बनी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 80s तक तो उन्होंने राजी किया था बॉक्स ऑफिस पर, एक के बाद एक हिट, एक के बाद एक बड़े बड़े हिट्स। और यहाँ पर भी दर्शकों के साथ उनकी रिलेटेबिलिटी भी काम आई। देखिए 80s में चूँकि दर्शकों को हॉल में खींचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए फिल्मों का जो चलन है वो थोड़ा मासी हो गया, थोड़ा सा ओवर द टॉप एक्शन, ओवर द टॉप फैमिली ड्रामा, सब कुछ ज़रा ओवर द टॉप, ज़रा सा मसाला मार के, ज़रा सा मसाला देकर 80s में फिल्में बनने लगी, और इन फिल्मों में जितेंद्र हमेशा छाए गए। और साथ साथ एक बंगाल के लड़के जिनके कम्प्लेक्शन का मजाक उड़ाया जाता था, जिन्हें अपनी फिल्म में नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी 3 साल तक अच्छा काम नहीं मिला, उस लड़के ने भी 80s में सबको अपना लोहा मनवा दिया। जी हाँ, मैं गौरांग चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। मिथुन चक्रवर्ती नाम से बेहद फेम मिला, ख्याति मिली, जिन्हें हम मिथुन दा कहकर भी बुलाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने सुरक्षा से अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन कर ली, और उनमें से ज़्यादातर वो रंजीता के साथ पेयर्ड अप होते थे, क्योंकि ज़्यादातर हीरोइंस उनके साथ काम करने से भी मना कर देती थी। लेकिन एक ज़माना उनका आया डिस्को डांसर के बाद, जब वो एक राइजिंग स्टार कहलाने लगे और उन्हें काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। हालांकि यहाँ पर एक र्यूमर है, बहुत लोग कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को ज़्यादातर छोटे प्रोड्यूसर्स ने चांस दिया और वहाँ पर उन्हें सक्सेस मिली। लेकिन अगर आप देखें तो 82 के बाद और ख़ासकर 85 के बाद उन्होंने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर या हर बड़े कमर्शियली सक्सेसफुल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। चाहे वो बासु चटर्जी जैसे वेल नोन, वेल एक्लेम डायरेक्टर हो,
चाहे वो बी सुभाष जैसे कमर्शियली सुपर सक्सेसफुल डायरेक्टर हो, या वो साउथ के मल्लिकार्जुन राव, टी रामाराव जैसे अपना लोहा मनवाने वाले डायरेक्टर हो, उन्होंने सभी के साथ काम किया है। और प्रोड्यूसर भी वैरायटी ऑफ प्रोड्यूसर के साथ उन्होंने काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती को मासेस ने इतना एक्सेप्ट इसलिए किया कि वो उनसे काफ़ी हद तक रिलेट कर पाते थे, वो उनके स्ट्रगल की कहानी जानते थे और उस कहानी के साथ वो अपने आप को जुड़ा हुआ पाते थे। कि एक लड़का जो आकर फुटपाथ पर सोया था, लिटरली पार्क की बेंचेस पे सोता था, आज 2-2 गाड़ियों का मालिक है, ऊटी के पास एक फार्म हाउस का मालिक है। उनका ये जो राइज़ है बहुत लोगों को वो पसंद आया और वो जिस तरह के रोल्स करते थे फिल्मों में, ज़्यादातर एक्शन रोल्स करते थे। उनका जो फिज़िक उस वक्त था वो एक्शन और डांस के लिए बिल्कुल फिट था और लोगों को वो पसंद आने लगे थे। मिथुन चक्रवर्ती एक अच्छे एक्टर भी थे, तो कितना भी इम्प्रोबेबल स्क्रिप्ट हो, कैसी भी स्क्रिप्ट हो, वो अपनी एक्टिंग से उसको रिलेटेबल बना ही देते। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी हिट्स मिली, खासकर पोस्ट 1985 टिल 1989। ये 4 साल जो है मिथुन चक्रवर्ती ने कमाल ही कर दिया था, एक के बाद एक हिट फिल्म उन्होंने हमें तोहफे में दिया। अब 80s का जो दौर था वो 80s में सेल्फ सफिशिएंट था दोस्तों, मतलब 80s में जो स्टार्स बने वो 80s के ही स्टार बने रहे। 80s में जो लोग राइजिंग स्टार्स थे वो 90s में जाके बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। तो ये तो हुई 40 से लेकर 80s तक सुपरस्टार्स बनने की कहानी, उनके पीछे का इक्वेशन। ये एक वीडियो में तो मैं समेट नहीं पाऊँगा, इसके लिए और एक वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा आपके साथ और एक वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान के खान ट्रायो के बारे में, अक्षय कुमार, अजय देवगन के सुपरस्टारडम के बारे में, और 2 ऐसे स्टार सन्स जिन्होंने अपनी जगह थोड़े बहुत इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद आखिर बना ही ली। कौन थे वो स्टार सन्स? और खान तिकरी, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन सभी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा अगली वीडियो में। प्लीज़ हैव पेशेंस टिल देन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ना भी अच्छा लगा हो तो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ प्रेजेंटेशन स्किल्स में और भी दूसरे एस्पेक्ट्स पे। ये था मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट ऑन द तो ये था मेरा पहला एपिसोड ऑन डिकोडिंग द सुपरस्टार्स। हाजिर हो जाऊंगा सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।